वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बल गतिकी, जो कि आपकी एक कंप्लीट यूनिट होती है। तो आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप उसके लिए कमेंट्स में ज़रूर पूछें, या फिर आप हमारे इस पर से बैच से जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपके सारे के सारे जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जा सके। ज्वाइन स्पेशल बैच थ्रू आप किसके लिए कर सकते हैं, 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे आपके डाउट्स क्लियर हो सकेंगे, इसके लिए आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं फ्यूचर जोन एकेडमी पर, जो इस वीडियो का नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था आज उसको ही देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण, अभिलक्षण, आप इनमें कौन कौन से लक्षण सामान्यतः देख सकते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण तो आपका ये होगा कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो उसकी जो समीकरण होती है वो होती है K बराबर R0 माइनस आर बटे आपका क्या होता है T। यानी अगर मैं कहूं कि तो ऊपर आपकी सांद्रता और नीचे आपका टाइम, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपका K होता है यानी आपका नियतांक होता है वो सांद्रता और समय दोनों पर निर्भर करता है। क्लियर, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है और सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला लक्षण आपका क्लियर हो गया है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, जो शून्य कोटि की विक्रिया होती है उसका वेग हमेशा स्थिर रहता है। यानी जो याद रखना आप लोग, वेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। आप कह सकते हैं शून्य कोटि की विक्रिया का वेग हमेशा नियत रहता है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर हम इसका ग्राफ खींचकर देखें तो इसके ग्राफ को मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। देखिए आप लोग, इसका वेग आप ऐसे खींचेंगे, इसके वेग के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको खींचकर बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। जो शून्य कोटि की आपकी विक्रिया होती है वह सदैव पूर्ण होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य कोटि की विक्रिया आपकी कंप्लीट होगी कि या नहीं, तो आप कहेंगे 100% आपकी कंप्लीट होगी। जबकि आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी आने वाली है प्रथम कोटि की विक्रिया, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, ना ही कि द्वितीय कोटि की विक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। बस आपकी प्रथम कोटि की शून्य कोटि की विक्रिया आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट ध्यान रखिए, अगर हम अर्ध आयु काल की बात करें, अर्ध आयु काल मतलब अभिक्रिया आदि होने में लगा समय, तो वो आपका यहां पर कितना होता है, यहां पर होता है टी हाफ से इसको प्रदर्शित करते हैं, वो होता है आपका 1/2 गुणा प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता आपकी कितनी होती है, R0। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, R0/2। ये आपका शून्य कोटि के विक्रिया के लिए अर्ध आयु काल होता है। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहां पर आपका अगर K का मान 1 होता है तब होता है, लेकिन K का मान अगर कुछ और है तो यहां पर आपका T हाफ बराबर होगा R0/2 K। यहां पर भी आप K लिख सकते हैं। तो रियल में आपका फॉर्मूला कितना हो गया, T बराबर 1/2, यहां पर हो जाएगा आपका R0/2 K। यह आपका सांद्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, अगला है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपका ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर करके आपका पेपर में पूछा जाता है। क्लियर, तो यहां पर आप ध्यान दें इस चीज पर। तो कैसे पूछा जाएगा आपका ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि के विक्रिया को परिभाषित कीजिए और प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को भी स्थापित कीजिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग पहले प्रथम कोटि की विक्रिया देखिए क्या होती है। मैं आपको बताऊं, जो भी अभिक्रिया अपने वेग पर, यानी जिस भी अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता की 1 घात पर निर्भर करता है, वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, एक बार और दोबारा से बता रहा हूं आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आप कैसे परिभाषित करेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनकी आप लोग अगर वेग की बात करें तो उनका वेग अगर अभिकारक की सांद्रता की 1 घात पर निर्भर करता है, वे सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल आप अच्छे अच्छे ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन होगा, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है, इसका प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटन होगा तो आपका H2O प्लस ऑक्सीजन निकलती है, नवजात ऑक्सीजन निकलती है। तो ये जो आपका अपघटन है ये इसकी प्रथम घात पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, इसलिए आपकी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O5। जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आपका बनता है N2O4 प्लस 1/2O2। ये आपका N2O4 टूटकर और भी बदल जाता है, इसका बन जाता है 2NO2, ये बदल जाता है, और प्लस आपका 1/2O2। यहाँ पर आपका सारा का सारा इसकी घात 1 पर निर्भर करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका जो वेग होगा वो N2O5 की प्रथम घात पर निर्भर करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान से अच्छे से कवर भी करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है, उसके रिएक्टेंट यानी हमारे पास अभिकारक आर हैं और वे किस में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट पी में बदल रहे हैं। तो आर को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ये भी आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, आर को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट बोलते हैं, और पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो ये आपकी मान लो हमने क्या मतलब आर आपका रिएक्टेंट में बदल रहा है। और ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, मान लो हमने t बराबर 0 पर, यानी जब आपकी अभिक्रिया शुरू होने वाली थी तब आपकी सांद्रता कितनी थी, R0 थी, और जो आपका प्रोडक्ट था वो कितना था, 0 था। जब आप t यानी टाइम बराबर यानी t समय पश्चात यानी t टाइम पर आप चेक करते तो यह सांद्रता आपकी कितनी हो जाती है, R हो जाती है। और इधर आपकी सांद्रता कितनी होती है, R0 में से R घट जाती है। कितनी घट जाती है, R घट जाती है। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, यहाँ तक आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वेग की। वेग जो अभिक्रिया का वेग होता है वो हमारा होता है, वो होता है -k, और अभिक्रिया की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करते हैं। वेग को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, dr0/dt। ये बराबर आपका कितना हो गया है, ये बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस का होगा, यहाँ पर k गुणा r की पावर कितनी होगी, 1 होगी। जब हम इसको हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका dr है ना, आप इसको ऐसे कर लेंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा और यहाँ पर ये आपका r आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा dt। अब इस r को आप इधर ले जाइए तो आपका ये हो जाएगा R0/r, सॉरी यहाँ पर R0 नहीं होगा, यहाँ पर आपका R होगा, रेट होगा, R0 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर आपका R होगा और बराबर होगा आपका -k dt। यहाँ तक आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, समाकलन करने पर, समाकलन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर dr/dt लग जाएगा, सॉरी r लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बराबर आपका हो जाएगा कितना, -k dt। यहाँ पर आपका समाकलन का चिन्ह बाहर लग जाएगा। अब आपका जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसको हम बाहर ले लेते हैं। इसका समाकलन हो जाएगा आपका log, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, log हो जाएगा, और log इसका कितना मान आ जाएगा, ध्यान रखिए आप लोग, इसका मान आ जाएगा r, कितना हो जाएगा r। यहाँ पर आपका, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपका बेस अभी e होगा और बराबर आपका आ जाएगा माइनस का k बाहर आ जाएगा और यहाँ पर t प्लस c आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, t बराबर 0 पर, तो आपका ये मान हो जाएगा log, यहाँ बेस e है अभी आपका, और यहाँ पर R0 हो जाएगा, और यहाँ पर k की जगह आप यहाँ पर k रखेंगे, t की जगह 0 कर देंगे और c का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। ये समीकरण आपकी पहली मान लेते हैं हम। जब यहाँ से मान निकलेगा तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा log ER, क्योंकि इसका मान तो आपका मान 0 हो जाएगा सारे का, तो c का मान निकल जाएगा। समीकरण आपकी दूसरी हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से इस मान को आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log ER बराबर -KT और प्लस हो जाएगा आपका log ER। आप एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये मैंने log E लिखा है, इसको हम कहीं कहीं ln भी लिख सकते हैं, यानी ln, तो आप कंफ्यूज ना हो, ln भी आपका नेचुरल log होता है। तो यहाँ पर आपका नेचुरल log है, ये E बेस पर है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाने पर आपका कितना हो जाएगा, log E R माइनस log R हो जाएगा 0, ये 0 है,
और बराबर आपका माइनस का के टी हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस का मतलब यहाँ पर बेस आपका ई ही रहेगा, आर बट्टे आर जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर बट्टे आर जीरो, और बराबर आपका माइनस के टी के हो जाएगा। जब आप इसको सही तरीके से हल करेंगे, मतलब कैसे हल करेंगे ध्यान रखिए आप लोग। देखिए जब आप इसका मान रखेंगे, ये माइनस का चिन्ह इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा log ई, और ये आर जीरो आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका आर, और ये बराबर आपका के टी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एक सीट अलग से ले लेते हैं ताकि आपको यहीं पर इसको हल करा कर दिखा दें। तो यहाँ पर मैं ये यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान देखिए। तो ऐसा करते हैं, ये आपका मान हो गया कितना? log ई आर जीरो बटे आर बराबर के टी। हम इस ई से बचने के लिए, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन में लोग बेस 10 यूज करते हैं, तो लोग बेस 10 में बदलने के लिए 2 पॉइंट किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 पॉइंट किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? यहां पर हम कर लेते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका यहां पर लोग बेस 10 आ जाता है, जिसको हम सामान्यतः लोग लिख देते हैं। तो आपका आ जाएगा के टी बराबर 2.303 लोग आर जीरो बटे आर। ये आपकी समीकरण बन गई है। यहाँ पर अगर आप टी का मान निकालना चाहते हैं तो आपका 2.303 बटे के आ जाएगा, और यहाँ पर लोग, यहाँ पर आपका आर जीरो बटे कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये फाइनली आपकी समीकरण तैयार हो गई है। इस समीकरण को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी आपका अक्सर करके आता रहता है। एक बार मैं पूरी इक्वेशन को आपको दोबारा से रिपीट करके समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहले अपने रेक्टेंट माने और वे आपके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। टी बराबर जीरो पर आप आर जीरो ज्यादा सांद्रता मानते हैं और इधर आपकी जीरो होती है। टी बराबर टी यानी कुछ समय पश्चात आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर आ जाएगा, और यहाँ पर आर जीरो माइनस आर जो आपका घटा है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका वेग बराबर कितना होता है? के आर की पावर एक। मैंने बताया कि प्रथम कोटि के विक्रिया में जो आपका वेग होता है सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है। तो आपका यहाँ पर डी आर माइनस का बटे डी टी। यहाँ पर माइनस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार घट रही है और प्रोडक्ट की आपकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप ये ने इसके बराबर रख लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? फिर आप यहाँ पर dt की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये r इसके बटे में ले लेंगे, ये आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर आप इसके बाद समाकलन करेंगे। समाकलन में आपका समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद ये 1/x का समाकलन log x होता है, तो ये आपका log r हो जाएगा। ये माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा। इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इस समीकरण में हम c का मान निकालकर वापस यहीं पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने t बराबर जीरो पर यहाँ पर t का मान जीरो रखते हैं, जीरो खत्म हो जाएगा। c का मान बचेगा, वो c का मान आपका इतना बचेगा। इस मान को वापस यहीं पर रख देते हैं। फिर आपका के टी के बराबर आ जाता है। हम इसको इधर लाकर माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, log a माइनस log a b मतलब बराबर a बटे b हो जाता है। इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये आपके पलट जाएंगे, ऊपर ये नीचे पहुंच जाएगा। फिर आपकी समीकरण यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर e हटाना चाहते हैं तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और ये आपका यहाँ तक तैयार हो जाता है। टी का मान निकालने के लिए के बटे में पहुंच जाएगा। ये आपकी फाइनली समीकरण तैयार हो गई है। इस समीकरण को आप याद रखें क्योंकि इस पर बेसिकली क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और कौन कौन से लक्षण आपको उसके याद भी रखने हैं। तो देखिए पहला लक्षण तो आपका होगा अर्ध आयु का। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्ध आयु का। आप लोग जब इसकी अर्ध आयु निकालेंगे तो इसकी अर्ध आयु जो निकलेगी वो निकलेगी टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। ये इसकी अर्ध आयु निकलेगी। और यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष आपका क्या है कि जो आपका अभिक्रिया का वेग होगा या फिर अभिक्रिया का समय होगा वो बिल्कुल भी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी टाइम नॉट डिपेंडेंट सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं कर रहा है। दूसरी बात आप देखिए, ये जो आपका के है, ये के भी आपका सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। के आपका किस पर निर्भर कर रहा है? समय पर निर्भर कर रहा है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, क्या करूं? ग्राफ की बात, तो आप ग्राफ इसका ऐसे कह सकते हैं कि इधर आपका टी हाफ और इधर आपकी सांद्रता, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा ग्राफ। क्योंकि देखिए आप लोग अगर के इधर लेंगे तो आपका बीतने के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी कॉन्स्टेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी नियत है तो नियत का सीधा ग्राफ ऐसे जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है जो आपकी अभिक्रिया है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। अगर अभिक्रिया की हम पूर्णता की बात करें तो आपकी इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में अनंत समय लगता है। कितना समय लगता है? अनंत, यानी ये कंप्लीट होती नहीं है। चौथे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जो आपकी अभिक्रिया है उसमें जो आपका के है यानी नियतांक है
उसका जो मात्रक होता है प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? प्रति सेकंड। ये भी आप लोग याद रखना, शून्य कोटि के विक्रिया में आपका कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रति सेकंड होता है। क्लियर? तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस प्रकार आप ये कम से कम 4 लक्षण तो आप जरूर याद रखिए, और अगर ये आपके चारों के चारों लक्षण याद हो गए हैं ना, तो आप लोग अच्छे से इसको कवर कर जाएंगे। क्लियर? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। और मैं आप लोगों से एक और बात बताना चाहता हूं कि हमने एक अपना स्पेशल चैनल चलाया है, वो है मतलब स्पेशली कंपटीशन के मैथ्स के लिए। अगर किसी के भाई बहन और अनदर कोई संबंधित अगर आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहा है, मैथ्स में आपका बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, तो हमारे दूसरे चैनल यानी इश्ताक साहब मैथ्स एकेडमी पर फ्री कोचिंग कर सकता है। ओके, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें दूसरे बच्चों की हेल्प करेंगे। थैंक यू।